हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडू कैंपस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप इन सवालों के खुद से जवाब देकर भी यह जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक गांधी जी के द्वारा कराया गया था 1930 में। इसमें गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यात्रा पैदल किए थे और अपने 78 अनुयायियों के साथ वहाँ पर जाके दांडी जाकर के नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की गठन हुआ था, जबकि यह भारत में इसे भेजा गया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को इसे भारत में भेजा गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इस प्रकार साइमन कमीशन पहले हुआ, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, 2, 1, 4, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने पर यह पता चला कि इसमें से साइमन कमीशन का पहले हुआ, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना समझौता। अब अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? निदेशक की अदालत, नियंत्रक बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड को स्थापित किया गया था। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था, जिसके तहत द्वैध शासन को स्थापित करना था। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामला के लिए था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला के लिए था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रक बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 में कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 में। इसमें 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, और जो 7 साल से 12 साल तक का जो 7 साल से 12 साल के ऊपर का जो बच्चे हैं उनको 9 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1881 में इनके काल में कारखाना अधिनियम आया था और 1881 में ही प्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। नियमित जनगणना। ठीक है, तो आप इनसे इतने सारे प्रश्न को याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और 1881 में कारखाना अधिनियम को लागू किया और 1881 में प्रथम नियमित जनगणना कराई गई। इसके बाद से जो है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इनके काल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो जैसा कि जानते हैं कि डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के लिए जाना जाता है, और उसने राज्य अपहरण नीति को अपनाया था और सबसे पहले सतारा को 1848 में अपने राज्य में मिला लिया अपहरण नीति के तहत। उसके बाद 1854 में नागपुर को और झांसी को 1853 में, और पंजाब को आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय में पराजित करके पंजाब को अपने ब्रिटिश शासन में मिलाया था, अपहरण नीति के तहत नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब को राज्य अपहरण नीति के तहत नहीं अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की थी? लॉर्ड कैनिंग, सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली। तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू की थी? तो दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल में स्थापित किया गया था। 12 महल में सबसे पहले जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसके तहत भूमि के कुल उपज का 30% हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था, और इस समय मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो था। तो याद रखेंगे, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? सर थॉमस मुनरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर थॉमस मुनरो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब मराठा का पेशवा थे और नाना साहब को ही धुंधु पंथ कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, नाना साहब को क्या कहा जाता है? धुंधु पंथ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? जनवरी 1872, अप्रैल 1878, 1877, मार्च 1878। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मार्च 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट विशेष रूप से सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था, जो कि एक भारतीय समाचार पत्र था। इसमें इस एक्ट में कहा गया था कि कोई भी अगर ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर अगर आपत्तिजनक चीज़ें छापती है तो उसे उसकी पूरी जो है संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु को औरंगजेब ने हत्या करवाया? नाना साहब, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेग बहादुर। औरंगजेब ने किसकी हत्या कराया था? तेग बहादुर की हत्या कराया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। औरंगजेब ने जबरन इनको इस्लाम कबूल करने को कहा था, लेकिन तेग बहादुर ने नहीं कबूल किया, जिसकी वजह से शीशगंज महल में तेग बहादुर की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेग बहादुर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया? मैकाले, राजा राम मोहन राय, कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन नंबर सी। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था कर्नल स्लीमैन की सहायता से। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। लॉर्ड विलियम वेंटिक के टाइम में 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जी ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे कि 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ और ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ कर्नल स्लीमैन की सहायता से। और राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। दोस्तों जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था उस समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और यह युद्ध 23 जून 1857 को लड़ा गया था। यह सिराजुद्दौला का हारने का कारण क्या था कि इसके सेनापति मीर जाफर ने धोखाधड़ी की थी। यह रॉबर्ट क्लाइव में मिल गया था और ब्रिटिश की तरफ से जो प्लासी की लड़ाई में नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें सत्ता का लालच देकर मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसे शेर ए मैसूरी कहा जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। इन्होंने एक बात कही थी कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीना चाहिए। तब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवध के स्वायत्त के संस्थापक कौन थे? सफदरजंग, सादत खां, शुजाउद्दौला और सफउद्दौला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सादत खां। अवध के स्वायत्त के संस्थापक यानी अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खां थे। मुगल से स्वतंत्र होने के बाद अवध के संस्थापक सादत खां थे, इसके याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सादत खां। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में 562 रियासतों को भारत में जोड़ने का काम किया था। इसलिए भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस.एन. टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुना जाने वाला पहला भारतीय थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक शिक्षा से संबंधित नहीं है? सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच नियम, हंटर कमेटी, हंटर आयोग। तो दोस्तों सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है।
इसे 1917 में लागू किया गया था चेम्सफोर्ड के समय में। वुड डिस्पैच नियम, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह भी शिक्षा से संबंधित है। इसे 1854 में डलहौजी के टाइम में लागू किया गया था। हंटर आयोग लॉर्ड लेटन के टाइम में किया गया था विलियम हंटर के द्वारा। और हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। तो इसमें से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? हंटर कमेटी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तीनों शिक्षा से संबंधित है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को, 15 सितंबर 1932 को, या 3 फरवरी 1922 को, या 3 फरवरी 1928 को। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दलित को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व करने को कहा गया था। इससे गांधी जी दुखी होकर आमरण उपवास कर लिया था, जिसे मनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर गए थे, और इसे ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, बेवेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम के समय 1935 में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से लेकर 1936 तक भारत का वायसराय था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, और भारत सरकार अधिनियम के समय में भी लॉर्ड वेलिंगटन ही थे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक भारत में वायसराय बनकर रहे थे, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी 1920 में ही हुआ था, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? J.A. हिकी, बाल गंगाधर तिलक, राय रायन, मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स अगस्टन हिक्की, यानी J.A. हिक्की। तो बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में, और ये जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। इनके टाइम में जब बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखेंगे, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। और भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इसे भी याद रखेंगे, भारतीय असंतोष का जनक। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स अगस्टन हिक्की। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स अगस्टन हिक्की ने। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में मुस्लिमों की शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कब खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए 1782, 1782, 1783, 1784। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1781। कलकत्ता में मुस्लिमों के शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कब खोला गया था? 1781 में। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1781 में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को किसने लागू किया? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड बेवेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि को लागू किया था, जिसमें इंदौर के होलकरों ने इसमें सहायक संधि में शामिल नहीं हुए थे। बाकी सारे राज्यों को उन्होंने सहायक संधि में शामिल कर लिया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, कर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस विभाग का जनक भी कहा जाता है इसे। अस्थायी बंदोबस्त इनके द्वारा ही लागू किया गया था। तो याद रखेंगे, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किसे झूठा आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? नंद कुमार, राय रायन, रजा खां, सिताब राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद कुमार। कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किसे झूठा आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? नंद कुमार ब्राह्मण को सबसे पहले झूठा आरोप में फांसी की सजा दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों, आदि ग्रंथ सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है, जिसमें गुरु नानक और
गुरु नानक के प्रेरणादायक प्रार्थनाएं हैं और गीत को संकलित किया गया है। यह काम गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन ने किया। और ये इस आदि ग्रंथ को सिख का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो सिख का धर्म ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ, जिसकी रचना किसने की है? गुरु अर्जुन ने। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1740 में गिरिया के युद्ध किसके साथ हुआ था? सरफराज और अलवर्दी खां, अकबर और सरफराज, सिराजुद्दौला और मिर जाफर और मिर कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरफराज और अलवर्दी खां। 1740 के गिरिया का युद्ध किसके साथ हुआ? सरफराज और अलवर्दी खां के। दोस्तों, सरफराज बंगाल का नवाब था और अलवर्दी खां बिहार का नवाब था। तो 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को हराकर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। फिर इसका दामाद ही सिराजुद्दौला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरफराज और अलवर्दी खां के बीच 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में किसने गोवा को जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क था, जो 1509 में भारत में आया था और इसे ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और 1509 में आने के बाद 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। उसके बाद गोवा पर अपना अधिकार बनाए रखा और सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे और सबसे अंत में जाने वाला पुर्तगाली ही था। तो इसे याद रखेंगे कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में किसने गोवा जीता? तो पुर्तगालियों ने जीता। ठीक है, पुर्तगाली कौन सी पुर्तगाली? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जीता था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक लाभ लेने में कौन सफल रहा? तो दोस्तों, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस गया था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से व्यापारिक लाभ लेने में सफल नहीं रहा। उसके बाद सर टॉमस रो को भेजा गया, तो सर टॉमस रो जो है व्यापारिक लाभ लेने में सफल रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो। मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक लाभ लेने में कौन सफल रहा? सर टॉमस रो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अभी हमने बताया इस प्रश्न का उत्तर कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद ने। और इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था और इनकी जन्म जो है 1666 में हुआ था। ठीक है, अब तो दोस्तों, पहली बार वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या आई है, जिसे मैं अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा। तो दोस्तों, आप अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और अगले वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी ही डाल दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कि आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। तो चलिए दोस्तों, अब धन्यवाद।